एनआईए के रेड्स की। आज कल देर रात 3 बजे 4 बजे से रेड चालू हुई। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर छापा मारा और 106 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सारी रेड्स दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, केरला, तमाम जगहों पर ये रेड हुई। और इस रेड का मकसद जो पीएफआई पर टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के आरोप में किया गया है। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, करीब 12 राज्यों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां जहां एनआईए ने रेड मारी। आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आप इसी से देख सकते हैं कि ये रेड कितनी कॉम्प्रिहेंसिव रेड थी। इस रेड में करीब 300 एनआईए के ऑफिसर्स और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अलावा शामिल थे। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 तरीके के लोग गिरफ्तार हुए। एक जो सीधे तौर पे पीएफआई की गतिविधियों में शामिल थे, और दूसरे वो जो छापेमारी या सर्च ऑपरेशन के दौरान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पीएफआई के ऊपर कार्रवाई के मामले में ज्यादातर लोग गिरफ्तार इस संगठन के पदाधिकारी हैं। आपको एक और चीज बता दूं, कल केरल में पीएफआई पूरे दिन 1 दिन का प्रोटेस्ट करेगी, जो सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा। एनआईए ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 5 एफआईआर्स के तहत ये सारे रेड्स मारे गए, और इन रेड्स के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों से भी अब आगे पूछताछ की जाएगी, जिससे पीएफआई का तमाम एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में उनका क्या रोल है, किस लेवल तक पार्टिसिपेशन है, वो सारी चीज़ों को खंगाला जाएगा और उसे उसके लॉजिकल एंड पर पहुंचाया जाएगा। हमारे 2 संवाददाता ने एक उस स्पॉट से जहां पर ये रेड पड़ रही थी, वहां से उन्होंने हालात का जायजा लिया। आइए हम अब सुनते हैं अपने दोनों संवाददाताओं को, और उसके बाद चलते हैं अपने पैनल के पास इस रेड्स पे विस्तार से चर्चा करने के लिए। एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने आज सुबह छापेमारी की है। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये इंदिरा नगर के ए ब्लॉक है, जहां पर इसे संदिग्ध है वसीम उर्फ बबलू, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये इंदिरा नगर का ए ब्लॉक है, जहां से बबलू को गिरफ्तार किया गया है। ये अपनी पत्नी बच्चों के साथ यहाँ पर रहता था। बताया जाता है कि जो वसीम है ये दर्जी का काम करता था, और वसीम के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। वसीम के घर एनआईए का सुबह छापेमारी की गई थी, और पीएफआई से वसीम के कनेक्शन है वो बताए जा रहे हैं। वसीम का जो करीबी है वो भी लौकुश से गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई पूरे देश भर में टेरर फंडिंग कर आतंकियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एनआईए की टीम आज सुबह 10 राज्यों में अलग अलग जगहों पर पीएफआई के दफ्तर पर रेड कर रही है, और जहां जहां पर पुलिस ने रेड किया है वहां से लगभग 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये लोग पीएफआई से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली का ये शाहीन बाग का पीएफआई का मुख्य दफ्तर है। यहाँ से भी एनआईए की टीम ने रेड की थी। सुबह तकरीबन 3:30 बजे एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी। आपको बता दें कि पीएफआई का जो दिल्ली का अध्यक्ष परवेज, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और साथ में परवेज के भाई को भी एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। निजामाबाद से एक गिरफ्तार हुआ था कराटे टीचर अब्दुल कादर, उसके कबूलनामे के बाद एनआईए की टीम लगातार पीएफआई के कार्यकलापों पर नजर रखी हुई थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, और इसके बाद आज सुबह लगभग 10 राज्यों में अलग अलग जगहों पर कई जिलों में रेड की गई है, जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, झांसी और तमाम जगह हैं। साथ में दिल्ली में भी रेड की गई है, और यहां से बड़ी संख्या में लगभग 100 के आसपास पीएफआई के जो मेंबर हैं उन लोगों को पुलिस अपने साथ लेकर के। एनआईए ने कहा है कि तमाम तरीके की विदेशी फंडिंग और देश विरोधी कार्यों में जो लोग लिप्त रहे हैं, इन चीजों पर नजर रखी जा रही थी, और इसीलिए अब पीएफआई की जो दफ्तर हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर बाकायदा रेड की जा रही है, और पीएफआई पर देश में हिंसा भड़काने, आतंकवादी हमले करने, दंगे फसाद कराने और टेरर फंडिंग जैसे बड़े आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इसी को लेकर के जो एनआईए की टीम है वो लगातार देश के अलग अलग 10 राज्यों में अलग अलग जगहों पर सुबह से ही लगातार रेड कर रही है, और बड़ी संख्या में यानी लगभग 100 के आसपास लोगों को एनआईए की टीम ने पकड़ा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर हैं उमेश पाठक, और जयपुर जहां पर हैं बसंत पांडे। उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज दिन भर छापों का दौर रहा, उत्तर प्रदेश में क्या हाल थे, कितनी जगहों पर छापे पड़े और एनआईए ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया?
देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए ब्रिजेश, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 जिलों में नोएडा, लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी और इसके अलावा वाराणसी में छापे पड़े हैं और लगभग 8 लोगों को डिटेन किया गया है, यानी हिरासत में लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो वसीम जिसका जिक्र किया गया है, वसीम उर्फ गुड्डू, वो इंदिरा नगर इलाके में रहता था और जब पिछले दिनों आपने देखा होगा जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान भी वो जेल में गया था क्योंकि जो खदरा इलाके की एक चौकी जलाई गई थी उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट उसका था। उसके बाद उसकी जो हरकतें थी वो इस तरह की थी, वो पाकिस्तान परस्त झंडे लगाना चाहता था तमाम जगह पर, उसको लेकर के उसको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, बाद में बेल आउट हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा दर्जी का काम करता था, पूरे परिवार के साथ इंदिरा नगर में रहता था, हालांकि उसका घर इस्माइलगंज में था क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है उस पर निगरानी रख रही थी, लिहाजा उसने अपना मकान चेंज कर दिया था। तो 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वसीम के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए, सबसे चौंकाने वाली बात है ज़्यादातर डिजिटल दस्तावेज हैं, वो उनको पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। इसको असिस्ट किया है एटीएस ने, क्योंकि देखिए एनआईए का इनपुट तो कल सुबह आएगा या रात में हो सकता है, प्रेस नोट के जरिए आए, लेकिन जो एटीएस का कहना है, एटीएस के मुताबिक जो विधानसभा है लखनऊ की, उसकी भी रेकी उसने कर रखी थी और इसके अलावा लोक भवन जो यानी कि योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसकी भी रेकी कर रखी थी। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो 8 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, 5 जिलों में इसकी छापेमारी हुई है। और बात जो एटीएस से जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि टेरर फंडिंग के मामले में इनको विदेश से भी पैसा मिलता था, जिसमें 4 पॉइंट पर ये काम कर रहे थे, जिसमें एक घुसपैठ है, दूसरा इनका लब जिहाद है, तीसरा धर्मांतरण है और इसके अलावा कि किस तरीके से ये अपने जनसंख्या वृद्धि से एक तरीके से देखा जाए तो डेमोग्राफी को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये पीएफआई वर्क कर रहा था। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इन्होंने इसके अलावा, क्योंकि ये देखिए सिमी के बाद ये जिस तरीके से अपने मॉड्यूल को अपना चला रहे थे, इन्होंने कई एजेंसियां भी बना रखी थी और जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मोर्चा, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय इमाम परिषद, अखिल भारतीय कानूनी परिषद, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी तरीके से पकड़ में ना आए इसलिए इन्होंने तमाम ऑर्गेनाइजेशन फैला रखे थे। उसकी निशानदेही पर लखनऊ के एक शख्स को और गिरफ्तार किया गया है, बहराइच से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, बाराबंकी से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, 2 लोगों को वाराणसी से हिरासत में लिया गया है। बसंत, राजस्थान में कितनी जगहों पर छापे पड़े और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या कह रही है एनआईए वहां पे? देखिए, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के जयपुर, कोटा, बारा, उदयपुर में अल सुबह यानी कि अल सुबह 3 से 4 बजे के बीच यहाँ दबिश दी गई थी। हालांकि बारा की अगर बात करें, कोटा की अगर बात करें, यहाँ पर 40 लोगों की टीम 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी और अल सुबह का इंतजार किया जा रहा था। उसके बाद अल सुबह जिस तरह पुलिस बल के साथ पहुंचती है और जिस क्षेत्र में हालांकि जब दबिश पीएफआई के कार्यालय में की गई थी वहां बैरिकेड लगाकर पूरे इलाके को सीज कर दिया गया था। लोगों में यह अफरा तफरी का माहौल था कि आखिर क्या हो गया है पीएफआई के कार्यालय में। लेकिन ये पहला मामला नहीं है पीएफआई का। जुलाई की अगर बात करें, पटना में भी जिस तरह पुलिस ने आतंकी साजिश रखते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया था, उसके भी पीएफआई के लिंक थे। उसके बाद कर्नाटक में हिजाब जब मामला हुआ था उसमें भी जो है पुलिस की रिपोर्ट में सामने आया था कि कहीं ना कहीं पीएफआई के कार्यकर्ताओं की ओर से भड़काऊ भाषण के जरिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है। ताजा मामला उदयपुर के कन्हैयालाल का जब हुआ था, उस वक्त भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं की ओर से भड़काऊ भाषण दिए गए थे और माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अब जिस तरह आज जो एनआईए की कार्रवाई हुई थी, इसको लेकर राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई थी। बीजेपी का कहना है कि अगर जो सही है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, जो गलत है उसके साथ एनआईए पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। वहीं सत्तारूढ़, क्योंकि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस की पार्टी है, तो उनके मंत्रियों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है महंगाई और बेरोजगारी के माहौल को जो है डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के हथकंडे करती है, तो गलत है। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ कंधा मिला के खड़े हैं और हम भी चाहते हैं कि आतंकवाद जो है खत्म हो। लेकिन आज जयपुर की अगर बात करें, जयपुर के मोती डूंगरी में जिस तरह की कार्रवाई की गई थी, 3 से 4 बजे के बीच भारी संख्या में पुलिस बल और एनआईए की टीम पहुंची थी। वहां जो पीएफआई का जो कार्यालय था, वहां जावेद और एक शख्स को जो है हिरासत में लेके पूछताछ की गई थी। हार्ड डिस्क को जब्त किया गया था, कई दस्तावेज हैं उनको भी जो है जब्त किया गया था। हालांकि दोनों जो व्यक्ति थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि टेरर फंडिंग की जा रही थी, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, कई राज्यों में
में ट्रेनिंग की जा रही थी और एक बढ़िया आतंकी संगठन बनाने की कोशिश यहाँ की जा रही थी। 12 में जिस तरह एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, उसको एनआईए ने आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पेश करने के बाद 27 तारीख तक रिमांड में लिया गया है, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके वो जो मोबाइल फोन है उनको भी खंगाला जा रहा है, कहाँ लिंक है उसकी भी तलाश की जा रही है। ठीक है बसंत, आपके पास हम आते हैं। पंकज, बिहार में भी एक रेड हुई थी एनआईए की, जिसमें एक उनको मॉड्यूल मिला था जिसमें वो कहना था कि कैसे एक इंटरनल डॉक्यूमेंट था कि 2047 तक वो चाहते हैं कि शरीयत कानून लागू हो और इस्लामिक देश बने और तमाम तरह की चीज़ें उसमें मिली थी। पीएफआई का खतरा कितना रियल है और कितना? देखिए, पीएफआई का खतरा तो रियल है, क्योंकि पीएफआई जिस तरीके से ऑपरेट करती है, पीएफआई के कई चेहरे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि आईबी ने ये इनपुट्स दिया था, क्योंकि देश भर में शोर मचा था कि पीएफआई को आप बैन क्यों नहीं करते। तो पीएफआई ने प्लान बी भी तैयार कर लिया था कि अगर बैन किया जाएगा तो किस नाम से वो ऑपरेट करेगी। पीएफआई की खासियत ये होती है कि जो लोग इससे जुड़ते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर यह पता करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन किस गतिविधि में इन्वॉल्व है। अब सवाल यह है कि टेरर एकदम क्लीन एंटीसीडेंट्स के लोग, बिल्कुल, तो ये जो फंडिंग हो रहा है, कहां से हो रहा है, इन तमाम चीजों पर दबिश थी। और मैं आपको बताऊं कि आज जब पीएफआई रेड मार रही थी तो अमित शाह और अजीत डोभाल इसको लेकर के मीटिंग कर रहे थे कि रेड के बाद जो एनआईए एजेंसी है उसके हाथ में क्या क्या चीजें लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पटना में, जो आपने सवाल पूछा, पटना में जब रेड मारा गया तो ये पटना की पुलिस ने रेड मारा और उनको पहले प्रथम दृष्टया ये सबूत मिले कि इन लोगों का लिंक पीएफआई से है, आतंकी नेटवर्क से इनका संबंध है। और जाहिर तौर पर इस मसले को फिर एनआईए को सौंपा गया और एनआईए ने पाया कि जो अररिया, पूर्णिया, ये सारे क्षेत्र हैं, वहां पर पीएफआई का फैलाव ज्यादा हो गया है। पीएफआई अलग अलग तरह के संगठनों के जरिए काम करती है और इसीलिए पूरे देश में 13 से 15 राज्यों में तकरीबन 100 ठिकानों पर छापेमारी की गई। और जाहिर तौर पर होम मिनिस्ट्री, आईबी, ये जो तमाम मतलब भारत सरकार की जो प्रमुख एजेंसियां हैं, मिनिस्ट्री हैं, वो लगी। यूसुफ, एक सवाल उठता है जो कई बार पूछा गया कि हाथरस के केस में पीएफआई के नाम बोला गया। आपने उसका देखा, सिद्दीक कपन कब से 2 साल से जेल में है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जेरे हुए, इससे बड़ी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बखिया उधेड़ दी उस पूरे केस की। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में पीएफआई का नाम प्रमुखता से आया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में, सुप्रीम एपेक्स कोर्ट में और कई राज्यों के कोर्ट में ये बहुत प्रमुखता से रखा कि ये संगठन जो है वो टेरर फंडिंग कर रहा है, इंडिया में टेरर फोमेंट करना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यूएपीए के तहत तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बैन है लेकिन पीएफआई बैन नहीं है। यदि ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 2 साल से इस लेवल की गतिविधियां कर रही है कि वो देश का पूरा कानून बदलना चाहती है, आतंकी घटनाओं में शामिल होना चाहती है, टेरर फंडिंग कर रही है, हर जगह एंटी-सीए, एनआरसी प्रोटेस्ट फोमेंट कर रही है, तो आखिर इसे बैन क्यों नहीं किया जा रहा? ये सवाल तो देश के गृह मंत्री को देना चाहिए। 2018 से उनकी फाइल अगर गृह मंत्रालय में पड़ी हुई है तो क्यों नहीं किया है, तो देश के गृह मंत्रालय को बताना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी हम सारी जानकारियां आती हैं हमारे पास, वो पुलिस के माध्यम से आती है। पुलिस जो क्लेम करती है हम उसे सच मान के चलते हैं, तो पुलिस जो क्लेम कर रही है उसे अदालत में भी तो साबित करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। इस देश में क्या बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के कोई संगठन चलाना गैर कानूनी है, गुनाह है, अपराध है? मुझे आप बताइए, अपराध है क्या? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जो केरल से बना हुआ है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि उसके अंदर कुछ लोग हैं जिनकी सोच बेहद फैनेटिक टाइप की है, उससे जुड़े हुए हैं। और केरल में इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं। 90 के दशक में एक मौलाना थे वहाँ पर, नासिर मदनी, उन्होंने बिल्कुल आरएसएस की तर्ज पे एक संगठन बनाया था, इस्लामी सेवक संघ। बाद में वो एक बम कांड में गिरफ्तार भी हुए थे, बल्कि वो शायद उनकी एक टांग वांग भी टूटी थी, उन पर केस चला, जेल भी उन्हें हुई, वो उनका आइडिया हो गया। कुछ उसी तर्ज पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भी नींव रखी गई। उसमें बनाया गया कि भाई एक आइडियोलॉजिकल एक संगठन होगा आरएसएस की तरह, उसका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया होगा, जिसके अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जिसका पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो एसडीपीआई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। अब सवाल जो आया, जो बुनियादी सवाल कि भाई वो उस पर बैन क्यों नहीं है, तो ये तो सारा देश सवाल पूछ रहा है।
तो सारा देश अगर सवाल पूछ रहा तो गृह मंत्रालय को जवाब देना है, मुझे तो जवाब देना नहीं है। दूसरी बात, जो बिहार से जो जिस नक्शे की बात हुई जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात, उसका तो खुद उन्होंने खंडन किया था कि हमारा वो नक्शा है नहीं, हमारा वो है नहीं, कि हम तो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, हमारा भारतीय संविधान में पूरा विश्वास है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्टर्ड होती है चुनाव आयोग में, उसे ये एफिडेविट देना पड़ता है कि हम भारतीय संविधान में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। तो अगर कोई एक ऐसी पार्टी है उस पर कैसा आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन इन पे जो इल्ज़ाम लगते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में, देखिए इस देश में समाज के हर हिस्से में हर तरह की सोच के लोग हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कुछ जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिनकी सोच फैनेटिक है, जो देश को धार्मिक रूप से चलाने की बात करते हैं, ऐसे लोग हैं उसके अंदर, उनकी निशानदेही होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं सुनील जी, जिस तरह से पिछले कुछ सालों से पीएफआई एकदम जैसे एक वक्त का सिमी था कि कुछ भी हुआ सिमी उसके लिए जिम्मेदार है, और अब सरकार का कहना है और एजेंसीज का कहना है कि जो पीएफआई है वो भी एक्स सिमी मेंबर से बनी हुई है। आपको नहीं लगता कि सबसे पहला काम सरकार को यह करना चाहिए कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके इसको तत्काल प्रभाव से बैन करना चाहिए? यदि लगातार एंटी सीएए प्रोटेस्ट, एनआरसी प्रोटेस्ट, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए हुए थे और देश की छवि इतनी बदनाम हुई, हाथरस का इंसिडेंट, जब इतने सारे इंसिडेंट्स में ये इन्वॉल्व है तो सरकार को सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए। ब्रजेश जी, ये बहुत ही गोपनीय तथ्य है कि सिमी के प्रतिबंध के बाद पीएफआई सामने आया। किसकी जानकारी में नहीं है? और अगर आप इस तथ्य से अवगत हैं तो आप इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? किसने आपको मना किया है? आप ये जानकारी में नहीं है कि एसडीएफआई एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और इस राजनीतिक दल ने केरल में स्थानीय निकायों के चुनाव लड़े और कई जिलों में जीत भी हासिल की? क्या यह तथ्य नहीं है कि कई मामलों में हत्या बने, दोनों पक्षों में हत्याएं हुई और केरल के मुख्यमंत्री तक ने मांग किया कि इस संगठन पर रोक लगाई जाए? आप 12-13 जगहों पर रेड करते हैं और आप इस संगठन पर आप प्रतिबंध नहीं करते, प्रतिबंध नहीं लगाते। देखिए, सांप्रदायिकता को बढ़ाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। हिंसा में शामिल गतिविधियों किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की आजादी नहीं दी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आपके देखने का नजरिया एकांगी कैसे हो सकता है? कानून सम्मत होगा ना। आप जिसको चाहेंगे कुछ आप हाथरस में कप्पन के मामले में आपने कहा कि पीएफआई क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट तक आप नहीं बता पाए कि उस गाड़ी में कोई ताल्लुक नहीं उसका। बिल्कुल। और उसके बाद आपने कहा कि उसकी गाड़ी में 2 लोग थे जो पीएफआई के थे। तो जब कोर्ट ने पूछा कि उनके पास से मिला क्या, तो भी आप कुछ नहीं बता पाए। बिल्कुल। प्रश्न यह है कि हमको देखिए ब्रजेश जी कि पुलिस की बात पर या और इंतजामिया की बात पर ही बात नहीं करनी चाहिए। आप कानून सम्मत बात कीजिए। बिल्कुल। उस किसी भी व्यक्ति को कोई आजादी नहीं मिलनी चाहिए जो धर्म मानता को बढ़ावा देता हो, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देता हो। सुनील जी, समय कम है। सुनील जी, समय कम है। मैं एक आलोक पांडे जी से भी सवाल लूंगा इस पे। आलोक जी, इन लोगों का कहना है, राजस्थान में लोगों का कहना है, जहां पे रेड का हिस्सा हुआ जो बसंत बता रहे थे, कि भाजपा मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की रेड कराती है। ब्रजेश जी, ये कोई भी कह सकता है, ये राजनीतिक बयान है। इसको फिर से 16 तक कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ेंगे। सरकार की जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की, और जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति उसको तोड़ेगा, सरकार उसको पकड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते आतंकवादी गतिविधियों में कि सरकार ने छापा मारा और ये फलाना व्यक्ति फंस गया था तो सरकार की मंशा गलत है। ऐसे तो फिर कोई अपराधी, मतलब हम पहले टैक्स लगा के देखें, और जब देख ले भैया हाँ ये वाला बंदा जो है पक्का अदालत में पकड़ा जाएगा, तब हम उसे पकड़े। पीएफआई क्या शोर बजा के कहेगा कि हम जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं? एक राजनीतिक संगठन क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता? हो सकता है। वो इतनी खुफिया तरीके से काम करे जैसे मैं वो एक राजनीतिक संगठन चलाऊं, मैं कहूं बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, और अंदर मेरे अंदर जहर भरा हो राष्ट्र के लिए। आलोक जी, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं सुना था जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सिद्दीक कप्पन के केस में, सॉलिसिटर जनरल के पास जवाब नहीं था। मतलब जो सरकारी वकील के पास जवाब नहीं था, और वो 2 साल से जेल में। आलोक पांडे जी से पूछिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कौन सी हैं जिनमें पीएफआई तक शामिल पाया गया है, और जो पुलिस का कहना है कि भाई
नहीं अब जितने देश में इस समय अजीब 2-3 कुछ सालों भी में आप कहते गतिविधियां हैं हुई, उसमें हर में पीएफआई का नाम आया। नहीं, नाम आया है, लेकिन तो सरकार इसे डी रजिस्टर क्यों नहीं कर रही है? क्या सीए और जो एनआरसी के आज खिलाफ देश भर जो में छापा है वो क्या देश भर है? में प्रदर्शन आप ये हुए हैं, क्या समझिए, वो इस क्या देश उसे राष्ट्र में- विरोधी करेंगे आप? इस देश में क्या किसान आंदोलन साल भर चला वो राष्ट्र विरोधी था क्या? आप कुछ भी कह देंगे, पुलिस कुछ भी कह देंगी, वो अटल सत्य हो गया क्या? साहब नहीं तो जो पीएफआई कहेगी वही सत्य है। हम पीएफआई के नहीं, नहीं पांडे जी, हम पीएफआई के प्रवक्ता नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम चीजों को निष्पक्ष रूप से। मैं भी कोई पीएफआई का विरोधी नहीं आप हूं। तो कह रहे हो कि मैं साहब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, तो मैं राष्ट्र आपको विरोधी बात कह रहा गतिविधियां हूं, कौन सी है? आपको साबित तो समझ कुछ में भी नहीं आया, हुआ, ये एक अलग मैटर है। साबित तो मैं कुछ भी नहीं अपनी हुआ। बात आपने कह रहा साल हूं, भर एक मेरी जर्नलिस्ट बात आपको ना को समझ साल में भर आया। पुलिस ने जर्नलिस्ट को एक जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, क्या निकला वहां पर? आप बता, दुनिया का ऐसा कोई व्यवस्था बताइए जो 100% परफेक्ट हो, जहां ह्यूमन एरर ना होती हो। बिल्कुल, हाँ, चलिए हाँ, अब एक